हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका दोबारा से मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते आए हो तो आपको पता होगा कि हम यहाँ पर बात करते हैं किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के इंग्लिश सेक्शन की। और अभी तक यहाँ पर वीडियोस में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है नाउन का टॉपिक। हम लोगों ने नाउन से शुरुआत की थी। नाउन के सारे कॉन्सेप्ट्स पर हमारी वीडियोस जो है वो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं, आप प्रीवियस वीडियोस को जाकर एक बार नाउन का टॉपिक जो है रिवाइज कर सकते हो। नाउन का टॉपिक रिवाइज करने के बाद हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड की थी रिसेंटली, जिसमें नाउन पे बेस्ड जितने भी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हैं वो सब हमने प्रैक्टिस किए थे। अलॉन्ग विद दैट हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स भी दोबारा से उस वीडियो में रिवाइज किए हैं। सो यू कैन गो टू दैट वीडियो and revise it and maybe then come to this video because आज की वीडियो में हम लोग ग्रामर से हटकर थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। आज की वीडियो में बात होगी क्लोज चेस्ट की। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं हमेशा अपनी क्लास की शुरुआत करती हूँ एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पे, बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, क्योंकि आप लोगों का जितना पॉजिटिव माइंडसेट होगा आप लोगों की पढ़ाई उतनी बेहतर रहेगी। आज की पॉजिटिव कोट क्या है? आज की पॉजिटिव कोट है, द सीक्रेट टू गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। मतलब अगर जिंदगी की दौड़ में दूसरों से आगे निकलना चाहते हो तो शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरुआत कीजिए मेहनत करने की, शुरुआत कीजिए एग्ज़ाम क्लियर करने की, शुरुआत कीजिए सरकारी नौकरी को पाने की। और जैसे कि मैं हमेशा अपने वीडियोस में रिपीट करती हूँ कि बच्चे किसी वजह से मेहनत नहीं कर पाए या मेहनत नहीं की, कोई बात नहीं, दैट इज़ ऑल इन द पास्ट, राइट। अभी प्रेजेंट में वॉट यू कैन डू इज़ आप अपनी तरफ से बस मेहनत कर सकते हो। मेहनत किस चीज़ की? अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने की, अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए। तो चलिए आज से ही शुरुआत कीजिए, तभी ज़िंदगी की दौड़ में दूसरों से आगे निकल पाओगे। आज की क्लास होने वाली है क्लोज चेस्ट के ऊपर। क्लोज चेस्ट से रिलेटेड सारा डिस्कशन करेंगे कि बेसिकली क्लोज चेस्ट होता क्या है, क्लोज चेस्ट की अप्रोच क्या रहती है, किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, कैसे आप उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ क्लोज चेस्ट का। क्लोज चेस्ट आपके एग्जाम में कुछ इस तरह से दिखते हैं। एक पैराग्राफ टाइप का रहेगा, लाइक दिस इज अ पैराग्राफ, आप देख पा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पर। पैराग्राफ के बीच में आप देखोगे कि कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपको नजर आएंगे, राइट। ऑल दीज आर फिल इन द ब्लैंक्स, और हर एक फिल इन द ब्लैंक के लिए आपको मिलते हैं ऑप्शंस, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ये आपके क्वेश्चन नंबर है 1 2 3 4 5, और ये आपके ऑप्शंस रहेंगे। ये आपके ऑप्शंस रहेंगे, हैव, वर, हैड, इज। क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन है, 3 के, 4 के, 5 के। इस तरह से बनता है आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट अब बच्चे किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे बात करो एसएससी की, या आप बैंकिंग की बात कर रहे हो, आप सीडीएस की बात कर लो, आप रेलवेज की बात कर लो, दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू विल फाइंड इन ईच एंड एवरी एग्जाम, ऑलमोस्ट इन ईच एंड एवरी एग्जाम, राइट। एंड जब हम बात करते हैं क्लोज टेस्ट की, तो बच्चे क्लोज टेस्ट जो होते हैं ये आपके बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 होता है आपका, जहां पर आपकी ग्रामर जो है वो बहुत काम में आती है। क्लोज टेस्ट ऑफन टेस्ट करेंगे आपकी ग्रामर को, ग्रामर के रूल्स को, जैसे कि टेंसेस, वर्ब्स, प्रेपोजिशंस, इन सब का बहुत ज़्यादा यूसेज होता है क्लोज टेस्ट में। और क्लोज टेस्ट जो है दूसरा कॉन्सेप्ट आपका जज करते हैं आपकी वोकैबुलरी। अब अगर आपकी वोकैबुलरी वीक है तो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन अगर क्लोज टेस्ट में आते हैं तो वो थोड़े से चैलेंजिंग हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना होता है, आपको कॉन्टेक्स्ट समझना होता है कि जो क्लोज टेस्ट है
वहां पर कौन सा वर्ड उस टॉपिक में, उस सेंटेंस में ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, कौन सा ऑप्शन जो है आप उस सेंटेंस में ज़्यादा अच्छे से फिट कर पाओगे, राइट। और वो आप तभी समझ पाते हो जब आपकी वोकैबुलरी होती है वो अच्छी होती है, बिकॉज वोकैबुलरी अच्छी होने से आप उसको रिलेट कर पाते हो कि इस पर्टिकुलर मीनिंग को देने के लिए ये वाला वर्ड जो है ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। सो आपकी वोकैबुलरी भी बहुत काम आती है। और अक्सर आप देखोगे कि जो आपके एग्जाम में क्लोज टेस्ट आते हैं ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होते हैं। किसी क्वेश्चन में आपकी वोकैबुलरी टेस्ट हो जाएगी, किसी क्वेश्चन में आपका ग्रामर का जो है वो कॉन्सेप्ट जज हो जाएगा। सो ध्यान रखिएगा कि क्लोज टेस्ट के लिए आपकी ग्रामर और आपकी वोकैबुलरी दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यू नेवर नो कि आपके एग्जाम में किस तरह का क्लोज टेस्ट आ जाए, उसमें क्या पूछा जाए, ठीक। सो आपको दोनों ही चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए वापस आते हैं अपने क्लोज टेस्ट पर, जो कि अभी हमने देखा था। आज सॉल्व करेंगे इसको। सो बच्चे क्लोज टेस्ट जो है ये अभी अगर आप देख पा रहे हो पॉलिटी से रिलेटेड है कुछ फॉर श्योर, क्योंकि बात हो रही है कुछ अमेंडमेंट की इसमें, एजुकेशन से रिलेटेड, राइट। स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, फिर उसके बाद स्टेट्स का डिस्कशन हो रहा है, सेंटर का डिस्कशन हो रहा है। तो आपका जो टॉपिक है वो पॉलिटी से रिलेटेड है, तो आपके एग्जाम में कोई भी टॉपिक पे बेस्ड क्लोज टेस्ट जो है वो आ सकता है, कुछ भी टॉपिक हो सकता है। और अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस देखो, क्या आप देख पा रहे हो कि कुछ ऑप्शंस जो है वो सीधे सीधे आपको ग्रामर के ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे कि ये वर्ब्स हैं सारे, ये कंजंक्शन प्रेपोजिशन है, राइट। और एक आध ऑप्शन ऐसा है जहां पर ऐसा लग रहा है कि आपकी वोकैबुलरी जो है वो टेस्ट की जाएगी, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5, इररिवोकेबली, इररिवोकेबल, इररेलेवेंट, सडनली। तो ये सारे ग्रामर के मतलब कॉन्सेप्ट ना लग के हमें क्या लग रहा है कि वोकैबुलरी का क्वेश्चन है, राइट। सो इसी तरह से आपके जो ऑप्शन रहेंगे, जो आपके क्वेश्चन रहते हैं वो मिक्स रहेंगे वोकैबुलरी पे और ग्रामर पे बेस्ड। तो चलिए अब देखते हैं कि बेसिकली आपको ये सॉल्व कैसे करना होता है। तो बच्चे क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का तरीका जो है वो यही है कि शुरुआत से रीड करोगे, रीड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वर्ड, क्योंकि आपका जो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है वो आपकी पहले ही सेंटेंस में है। तो अभी हम स्टार्टिंग में कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, हमको सब कुछ समझना पड़ेगा, राइट। सो पहला सेंटेंस यहां से बिगिन हो रहा है, द चैलेंज इन मद्रास हाई कोर्ट टू द इमरजेंसी एरा शिफ्टिंग ऑफ एजुकेशन फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट डैश अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज इन टर्निंग बैक द क्लॉक। अब यहाँ पर बात हो रही है चैलेंज की। चैलेंज किस में है? मद्रास हाई कोर्ट में। किससे रिलेटेड है? इमरजेंसी एरा शिफ्टिंग। किसकी शिफ्टिंग? एजुकेशन की। कहाँ से? फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। सो ये बात हो रही है यहाँ तक। तो ये मतलब हमारा काइंड ऑफ सब्जेक्ट है ना। किस बारे में बात हो रही है? चैलेंज के बारे में। चैलेंज किससे रिलेटेड है? शिफ्टिंग ऑफ एजुकेशन से, फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। सो अब चैलेंज के ही बारे में बोल रहे हैं और ये हमारा ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए गिवन है। ऑप्शन है हैव, वर, हैड और इज। सो challenge have a futile exercise, challenge were a futile exercise, challenge had a futile exercise और challenge is a futile exercise, right। इन चारों में से कोई आएगा। तो कॉन्टेक्स्ट जो है वो देखना। बात क्या हो रही है? चैलेंज की। चैलेंज यहाँ पर है सब्जेक्ट और यहाँ पर हमें क्या चाहिए? वर्ब। सारे ही ऑप्शन वर्ब हैं। तो आपका टॉपिक क्या है? सब्जेक्ट वर्ब का। तो आपको सबसे पहले तो समझना है कि सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी। अब वर्ब को आइडेंटिफाई करना यहाँ पर जो है वो 2 तरह से आप करोगे। एक तो आपको ये देखना है कि किस टेंस में बात हो रही है और दूसरा आपको ये देखना है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। बिकॉज टेंस दोनों ही तरह के आपके टेंस जो हैं वो ऑप्शन में हैं। पास्ट वाले भी हैं, प्रेजेंट वाले भी हैं। हैव और इज हो गया प्रेजेंट में, वर और हैड हो गया पास्ट में, और सिंगुलर भी हैं, प्लूरल भी हैं। तो बच्चे दोनों ही चीज़ें आपको कंबाइन करके समझना पड़ेगा। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं टेंस की। आपको क्या लग रहा है ये जो टेक्स्ट है ये कौन से टेंस में गिवन है? प्रेजेंट में है या पास्ट में?
और उसको समझने का सबसे इजी तरीका है बाकी सेंटेंसेस पढ़ो, कहीं पर आपको कोई वर्ब दिख रही है उस पर ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे एक वर्ब दिखी हैव, यहाँ पर मुझे एक वर्ब दिखी हैज़, यहाँ पर मुझे एक वर्ब दिखी अलाउज, फिर मुझे एक वर्ब दिखी इज। तो ये सारी वर्ब्स किस में लिखी गई हैं? प्रेजेंट टेंस में। दैट मीन्स के पैराग्राफ जो है, क्लोजेस जो है वो प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। तो बच्चे ये लॉजिक अप्लाई करके ये दो ऑप्शंस तो मेरे नहीं रहे, राइट। अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे हैव का यूज करना है, इज का यूज करना है। हैव हो जाएगा आपका परफेक्ट टेंस में अगेन अगर उस लॉजिक से जाओगे, या फिर इससे भी डिसाइड कर सकते हो कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, वो भी हो सकता है आपको आंसर दे दे। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि बच्चे मैंने बोला सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है चैलेंज। Challenge have a futile exercise in turning back the clock, और challenge is a futile exercise in turning back the clock। क्या ज्यादा सही लग रहा है? challenge is। क्यों? सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर चैलेंज, तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए? सिंगुलर, राइट। उस लॉजिक से अप्लाई करोगे तो सीधे सीधे आपको इज आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा इज ही यहाँ पर जो है वो सेंटेंस को मीनिंग दे रहा है। अगर आप हैव का यूज करोगे वो आपको सेंटेंस का मीनिंग नहीं देगा। चैलेंज हैव अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, चैलेंज के पास फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, वो मीनिंग नहीं देना। हमें ये बोलना है कि ये चैलेंज जो है ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। फ्यूटाइल का मीनिंग होता है यूजलेस। फ्यूटाइल मीन्स यूजलेस, कि ये चैलेंज किसी काम का नहीं है, फालतू, यूजलेस। तो हम चैलेंज की बात कर रहे हैं, तो चैलेंज इज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज इन टर्निंग बैक द क्लॉक। ऑलराइट, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है? 46 years have passed dash the 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब बच्चे अगेन अगर आप ऑप्शंस पे ध्यान दोगे, ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं फ्रॉम, फॉर, एज, सिंस, कंजंक्शन, प्रेपोजिशंस, राइट। सो ग्रामर का ही रूल है। अब आपको ये पता है कि जब हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, परफेक्ट टेंस हैव पास्ट देख रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में आपको, अगर आपने टेंसेस अच्छे से पढ़े हैं, आपको ये पता होगा कि फ्रॉम का यूज किया जाता है, या फिर सॉरी फ्रॉम नहीं, माय बैड, सॉरी that was a slip of tongue, sorry for that। so for या फिर since का जो है वो यूज किया जाता है, राइट। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अब ये सोचो कि कहाँ पर for यूज होता है, कहाँ पर since यूज होता है। अगर आपने अच्छे से टेंस पढ़े हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। सोचिए जरा। सो बच्चे for का यूज होता है ड्यूरेशन के लिए। जब आप किसी टाइम की ड्यूरेशन की बात करते हो, जैसे 1 घंटा, 2 दिन, 5 हफ्ते, 10 महीने। सिंस का यूज होता है जब आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हो, जैसे कि सुबह से, कल से, पिछले हफ्ते से, पिछले महीने से, पिछले साल से, लास्ट 10 साल से, राइट। सो पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है तो हम यूज करते हैं सिंस का। अब आपको यहां पर यही लॉजिक अप्लाई करना है। देखो अब यहां पर आपको क्या देखना है कि आप ऑप्शन अगर एलिमिनेट कर पाओ, सो यहां पर फ्रॉम या फिर एज आपका कोई मीनिंग ही नहीं दे रहा। फ्रॉम तो होता है से, 46 years have passed from the Constitution Amendment Act, 42 Constitution Amendment Act से 42 years पास, 46 years पास हो गए, नो। सिमिलरली एज भी आपका कोई मीनिंग नहीं दे रहा, मीनिंग आएगा या तो फॉर से या सिंस से। अब ये देखो कि हम यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, किसकी बात हो रही है? तो बच्चे यहाँ पर सीधे सीधे जो है वो बात हो रही है पॉइंट ऑफ टाइम की। कैसे? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुए 46 साल बीत चुके हैं। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब आई, ये तो एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है ना। तब से लेकर अब तक इतना टाइम बीत गया है, तो कब से, वो क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है ना, तब से लेकर अब तक। तो यहां पर बच्चे सही आंसर बनेगा आपका सिंस। चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। In this period, the education sector has seen far too many changes and most can't be dash। अब ये कह रहा है कि इस पीरियड में एजुकेशन सेक्टर ने बहुत से बदलाव देखे हैं और बहुत से ऐसे बदलाव हैं जिनको क्या नहीं किया जा सकता।
can't be turned back, returned, reversed. तो यहाँ पर अब आपकी बात होगी वोकैबुलरी की। अब ये आपका ग्रामर का कॉन्सेप्ट नहीं रह गया, वोकैबुलरी का कॉन्सेप्ट बन गया। तो कोई चीज जो है वो हो चुकी है और उसको क्या नहीं किया जा सकता, टर्न नहीं किया जा सकता, बैक नहीं किया जा सकता, रिटर्न नहीं किया जा सकता या रिवर्स नहीं किया जा सकता। बच्चे टर्न का मीनिंग होता है किसी चीज को घुमाना, तो दिस इज नॉट एन एप्रोप्रिएट वर्ड कि चेंजेस हो चुके हैं, चेंजेस को टर्न नहीं किया जा सकता, डजंट मेक एनी सेंस। फिर से चेंजेस के कॉन्टेक्स्ट में क्या बोल सकते हो कि चेंजेस को बैक्ड नहीं किया जा सकता। बैक्ड का मीनिंग तो होता है सपोर्ट, यहां पर सपोर्ट की बात नहीं हो रही। मीनिंग क्या दे रहा है कि इतने सालों में एजुकेशन सेक्टर में बहुत से बदलाव आ चुके हैं और उनको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। सपोर्ट से ज्यादा यहां पर किसकी बात होगी कि चेंजेस को वापस से लिया नहीं जा सकता, कि जो चेंज हो गया अब उसको वापस पहले जैसा नहीं कर सकते, राइट। मीनिंग आपके और भी जो है सेंटेंस वो यहाँ पर ये दे रहे हैं, कैसे हिंट है। टर्निंग बैक द क्लॉक, टर्निंग बैक द क्लॉक मीन्स कि किसी चीज को वापस उसी सिचुएशन पर लेकर आना। तो यहाँ पर बात हो रही है किसी चेंज को वापस करने की, राइट। तो उस सेंस में सपोर्ट जो है वो तो आपका मीनिंग नहीं देगा। अब रिटर्न रह गया, रिवर्स रह गया, दोनों ही मीनिंग देते हैं किसी चीज को पहले वाले सिचुएशन पर वापस लाने की। तो बच्चे ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड क्या है, मोस्ट कांट बी, मोस्ट चेंजेस कैन नॉट बी रिटर्न्ड और मोस्ट चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। आउट ऑफ देम रिवर्स्ड इज एन एप्रोप्रिएट वर्ड। चेंजेस को रिवर्स करना बोला जाता है, ना कि चेंजेस को रिटर्न करना। किसी चेंज को रिवर्स करने का मीनिंग होता है कि सिचुएशन को वापस पहले जैसा बना देना। ऑलराइट, सो अब ये क्वेश्चन था आपका वोकैबुलरी पे बेस्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। For instance, a common national medical test now allows students the ease of preparing for just one examination instead of multiple ones conducted by each state. States still enjoy dash to operate their own universities, schools and education syllabus. So अब ये कह रहा है कि states जो हैं ये कुछ enjoy करते हैं, और क्या enjoy करते हैं मतलब किस चीज के लिए enjoy करते हैं, to operate their own university। तो उनके पास कुछ ऐसा है जो कि उनको ये करने की जो है वो इजाजत जो है वो देता है, दैट दे कैन ऑपरेट देयर ओन यूनिवर्सिटी, स्कूल्स एंड सिलेबस। तो स्टेट्स स्टिल एंजॉय फ्लेक्सिबिलिटी, सूटेबिलिटी। अब यहां पर दोबारा से बात आ जाती है ग्रामर की या फिर वोकैबुलरी की। तो बच्चे यहां पर दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके जो हैं वो टेस्ट होंगे। कैसे, अगर आप देख रहे हो इन ऑप्शन को, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी, सूटेबल, सूटेबिलिटी, ये दोनों हैं एडजेक्टिव और ये दोनों हैं नाउन्स। अब मुझे डिसाइड करना है कि पहले तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए या फिर नाउन चाहिए। तो कैसे डिसाइड होगा, यहाँ पर क्या लिखा है, इंजॉय। इंजॉय के बाद आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए, कोई एडजेक्टिव आना चाहिए या फिर नाउन आना चाहिए। आप बोलते हो दैट आई इंजॉयड मूवी, आप बोलते हो कि आई इंजॉयड द पार्टी, राइट। सो ये मूवी, पार्टी, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है या फिर नाउन्स हैं, दीज आर ऑल नाउन्स। तो इंजॉय के बाद हमें चाहिए नाउन। तो एडजेक्टिव तो भाई नहीं चाहिए, फ्लेक्सिबल, सूटेबल तो नहीं चाहिए। तो अब स्टेट्स के पास सूटेबिलिटी है अपनी यूनिवर्सिटी को ऑपरेट करने की, स्कूल्स को, सिलेबस को, या फिर स्टेट्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी है ये सब करने की। क्या ज्यादा आपको सही लग रहा है, एप्रोप्रिएट वर्ड इज फ्लेक्सिबिलिटी, कि स्टेट्स के पास अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपनी यूनिवर्सिटीज ऑपरेट करें, उनका अपना सिलेबस हो, अपने स्कूल्स ऑपरेट करें, राइट। सूटेबिलिटी नहीं, स्टेट्स के पास क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब वो फ्री हैं अपना यूनिवर्सिटी ऑपरेट करने के लिए, अपने स्कूल्स ऑपरेट करने के लिए, अपना सिलेबस जो है वो उनमें रन करने के लिए, राइट। सो दैट इज अ मोर सुटेबल वर्ड। सो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी इज द करेक्ट आंसर।
अब नेक्स्ट कह रहा है कि private sector is also flourishing in education and the policy tinkering at all levels goes on. UGC is restructuring UG, PG and doctoral programs. States are trying out clustering of schools, closing down smaller schools. Instruction in English seems to have lost favor at the center, even though society is dash headed in the opposite direction. अब क्या कह रहा है कि इंग्लिश में जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश सीम्स टू हैव लॉस्ट फेवर एट द सेंटर, कि इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ज़्यादा फेवरेबल नहीं हैं अब सेंटर में, जबकि जबकि सोसाइटी जो है वो दूसरे डायरेक्शन में चल पड़ी है. सो सोसाइटी इज irrevocable, irrelevant और suddenly headed in the opposite direction. तो बच्चे अगेन अगर आपको याद हो, यहां पर बात क्या हो रही है, किसी स्टेट में वापस आने की, बार बार राइट, पुरानी सिचुएशन में वापस आने की. अगर आपको याद हो, हमने यहां बोला था टर्निंग बैक द क्लॉक, फिर बात हुई थी समथिंग कैन नॉट बी रिवर्स्ड. तो यहां पर भी ये जो आपको वर्ड दिख रहे हैं, इररिवोकेबल, इररिवोकेबली, राइट, ये उसी से रिलेटेड लग रहे हैं. अब सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि यहां पर अगेन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा. तो बच्चे सोसाइटी इज हेडेड, हेडेड इज अ वर्ब, कि चल पड़ी है, राइट. सो चल पड़ना वर्ब है. वर्ब को क्वालिफाई कौन करते हैं, वर्ब को मॉडिफाई कौन करते हैं, अगर इंग्लिश पढ़ी है तो ये बात भी पता होगी. तो बच्चे वर्ब को मॉडिफाई करते हैं एडवर्ब्स. एंड अगर आप क्वेश्चन में देखो, इररिवोकेबल, इररेलेवेंट, ये दोनों हैं एडजेक्टिव. सो ये दो तो आपके ऑप्शंस नहीं हो सकते, हमें चाहिए एडवर्ब. इररिवोकेबली इज एन एडवर्ब, सडनली इज ऑल्सो एन एडवर्ब. अब दोनों में से क्या इस टेक्स्ट को सूट कर रहा है, कि सोसाइटी सडनली हेडेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन और सोसाइटी इज इररिवोकेबली हेडेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो बच्चे इररिवोकेबली हेडेड का मीनिंग क्या होता है, इररिवोकेबली मीन्स जो कि पहले जैसे स्टेट में वापस ना आ सके. तो सोसाइटी एक ऐसी डायरेक्शन में चल पड़ी है जहां से वो वापस नहीं आ सकती, राइट. तो हमें वो मीनिंग देना है. पूरा टेक्स्ट जो है आपका, पूरा पैराग्राफ जो है, ये वो ही बात कर रहा है, राइट. सो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको सोचना है, अगेन आपकी वोकैबुलरी, आपका ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट वो काम आएगा, राइट. तो कभी कभी आपको पैराग्राफ जो आपको क्लोज टेस्ट दिया है उसके कॉन्टेक्स्ट में जो है बच्चे वो सोचना पड़ता है कि क्या वर्ड यहाँ पर फिट होगा. एंड दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ दैट. तो इसके कॉन्टेक्स्ट में इररिवोकेबली मीन्स it seems to be an appropriate word, right. So इस तरह से किसी क्वेश्चन में बच्चे आपको ग्रामर टेस्ट होगी, किसी क्वेश्चन में आपकी वोकैबुलरी टेस्ट होगी, और किसी क्वेश्चन में जो है ये टेस्ट होगा कि आप पैराग्राफ के क्लोज टेस्ट के कॉन्टेक्स्ट को, टॉपिक को समझ पाते हो, उसके मेन आइडिया को समझ पाते हो या फिर नहीं. तो ये क्लोज टेस्ट था. तो आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्लोज टेस्ट पे. अब ये क्या बोल रहा है, An Italian mayor has been cleaning the streets along with his councillors after their town dash with no manual worker. Sorry. So एक इटालियन मेयर की बात हो रही है कि वो अपने काउंसिलर्स के साथ स्ट्रीट्स जो हैं वो क्लीन कर रहे हैं. किस वजह से, आफ्टर देयर टाउन डैश विद नो मैनुअल वर्कर्स इट इज रिपोर्टेड. तो बच्चे ऑप्शन है आपके ये, लीव्स, वॉज लेफ्ट, वॉज लिविंग, हैज लेफ्ट. अगेन अगर आप देख रहे हो तो ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, राइट. डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स हैं, राइट. सो क्या एप्रोप्रिएट रहेगा, आफ्टर देयर टाउन लीव्स विद नो मैनुअल वर्कर्स, आफ्टर देयर टाउन वाज लेफ्ट विद नो मैनुअल वर्कर, आफ्टर देयर टाउन वाज लीविंग विद नो मैनुअल वर्कर, आफ्टर देयर टाउन हैज लेफ्ट विद नो मैनुअल वर्कर. तो बच्चे यहां पर ये जो सेंटेंस है आपका, ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस में. आफ्टर देयर टाउन
was left with no manual worker, जब उनके टाउन के पास कोई मैनुअल वर्कर नहीं बच गए, राइट। तो इटालियन मेयर जो है वो काउंसिलर्स के साथ स्ट्रीट्स क्यों क्लीन कर रहे हैं? क्योंकि उनके टाउन के पास कोई भी मैनुअल वर्कर नहीं बचे, राइट। दिस इज द ओनली करेक्ट वे टू राइट इट। आफ्टर देयर टाउन लीव्स, नाउ town leaves doesn't make any sense. Town leaves with no manual worker, grammatically बहुत ही awkward, incorrect है. After the town was leaving with no manual worker, तो ये जो with लगा हुआ है ये कितना awkward है वहां पर, right? After their town has left with no manual worker, no. आफ्टर देयर टाउन हैज लेफ्ट नहीं होता, टाउन हैज लेफ्ट तो मतलब वो आप सब्जेक्ट बोल रहे हो, वहां पर सब्जेक्ट की बात नहीं है। टाउन में कोई मैनुअल वर्कर नहीं रह गए, तो टाउन वॉज लेफ्ट विथ नो मैनुअल वर्कर्स। अब सेकेंड है, इन फैक्ट डैश वॉज स्वीपिंग द पियाजा इन फ्रंट ऑफ द डैश। हु वॉज स्वीपिंग द पियाजा? अब ग्रामर का कॉन्सेप्ट आएगा, दे, इट, शी, ही। कैसे डिसाइड करोगे? यहां पर इस वर्ब पे फोकस करो। वॉज है, सिंगुलर है, इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, वॉज तो वॉज ही रहेगा। तो बच्चे जब वॉज को आप चेंज नहीं कर सकते तो दे भी नहीं बोल सकते। अब स्वीपिंग का मीनिंग होता है कि सफाई करना, राइट, झाड़ू पोछे की सेंस में, तो स्वीपिंग द प्याजा, तो कोई पर्सन की ही बात हो रही है, इट का भी यूज नहीं करोगे। अब बात किसकी हो रही है? मेयर की, तो मेयर के लिए बच्चे यूज किसका करोगे? ही का, राइट। हम आमतौर पर जो है वो मैस्कुलिन प्रोनाउंस का ही यूज करते हैं जनरली, राइट। सो यू विल से दैट इन फैक्ट ही वाज स्वीपिंग द प्याजा विथ in front of the dash. अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में। So he was sweeping the piazza in front of the dash church in preparation for market day. In front of the next church, in front of the near church, in front of the neighbor church, or in front of the local church. तो बच्चे इन फ्रंट ऑफ द लोकल चर्च मेक्स मोर सेंस, राइट। नेक्स्ट चर्च क्या हुआ? इन फ्रंट ऑफ द नेक्स्ट चर्च। नेक्स्ट तो मतलब किसी के कॉन्टेक्स्ट में आप बोलोगे ना कि उससे अगला, तो यहाँ पर तो मीनिंग ही नहीं आएगा। इन फ्रंट ऑफ द नियर चर्च, नियर टू व्हाट? अगेन दैट इज मिसिंग, है ना। देन नेबर चर्च, उससे भी आपका मीनिंग नहीं आ रहा, लाइक नेबर चर्च क्या, राइट। सो मीनिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकल से आ रहा है कि एक ऐसी चर्च जो कि लोकल है, मतलब उस टाउन में है। सो इन फ्रंट ऑफ द लोकल चर्च इन प्रिपरेशन फॉर मार्केट डे। फिर यहां पर दोबारा एक डैश है, कह रहे हैं द डिप्टी मेयर्स फादर एंड अ टाउन काउंसिलर आर्म्ड विद अ हाई प्रेशर होज। तो अब पूरा सेंटेंस जो है वो पढ़ो। इन फैक्ट ही वॉज स्वीपिंग द प्याजा इन फ्रंट ऑफ द local church in preparation for market day. As well, the deputy mayor's father and the town councillor, alongside the deputy mayor's father and the town councillor, also the deputy mayor's father and the town councillor, या along the deputy mayor's father and the town councillor. अब यहाँ पर हमें मीनिंग क्या देना है कि वो स्वीपिंग कर रहा था, he was sweeping किसके साथ? के साथ वाला, राइट। सो के साथ जो होगा बच्चे वो होगा अलोंग साइड, या तो आप अलोंग विद बोलोगे या अलोंग साइड। अब यहां पर सिर्फ अलोंग है, अलोंग नहीं आएगा, या तो अलोंग विद होना चाहिए, राइट। सो अलोंग विद नहीं है तो अलोंग साइड ऑल्सो मेक सेंस। अलोंग साइड द डिप्टी मेयर्स फादर एंड द टाउन काउंसिलर आर्म्ड विद अ हाई प्रेशर होस। और लास्ट सेंटेंस क्या बोला है? द टाउन ज़ेरफिलुस last dash retired 6 months ago and nobody has been hired since then. तो ये कह रहे हैं कि टाउन का कोई रिटायर हुआ 6 महीने पहले और तब से अब तक किसी को हायर नहीं किया गया। तो कौन जो है वो रिटायर हुआ होगा जो अब तक हायर नहीं हुआ? मेयर तो नहीं हो सकता क्योंकि मेयर तो ऑलरेडी है, काउंसिलर भी नहीं हो सकता, वर्कर या फिर मेंबर। तो यहां पर ऊपर जो है ये बात हुई थी कि टाउन में कौन नहीं है? टाउन में मैनुअल वर्कर नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर वो वर्कर के बारे में ही बात कर रहे हैं कि
हमारे पास 6 महीने से कोई हायरिंग ही नहीं हुई वर्कर की, तो इसीलिए जो है वो स्वीपिंग कर रहे हैं, बेसिकली वो रीज़न दे रहे हैं, राइट। तो टाउन का कौन जो है रिटायर हुआ, टाउन्स वर्कर, लास्ट वर्कर रिटायर्ड 6 months ago, दैट मेक्स सेंस, राइट। सो इस तरह से आपके बच्चे सॉल्व होते हैं क्लोजर्स। तो अगेन आप ये देख रहे हो कि कहीं कहीं पर बच्चे आपकी वोकैबुलरी, आपकी नॉलेज बहुत काम आएगी वोकैबुलरी की, और कहीं कहीं पर आपकी ग्रामर की नॉलेज जो है, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत ही काम आने वाले हैं, राइट। सो ये थे 2 क्लोज टेस्ट जो कि आज हम लोगों ने डिस्कस किए। तो चलिए आज की क्लास को एंड करते हैं यहीं पर। आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई हो और आप लोगों ने कुछ सीखा हो आज की इस क्लास से। मैं आपके लिए और बहुत सी वीडियोस लेकर आऊँगी, डिस्कशन करेंगे बहुत से अलग अलग टॉपिक्स का। तो बने रहिएगा मेरे साथ, देखते रहिए मेरे वीडियोस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना हो। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।